हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में, अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किए थे उनके आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेरा ये वीडियो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए। राज्य मान्यता से निम्न सिद्धांतों में से कौन संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए थे केवल टोबार सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन था आपका टोबार और एस्टेडा दोनों सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आपका केवल एस्टेडा सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, टोबार और एस्टेडा दोनों सिद्धांत। टोबार का जो सिद्धांत है वो इक्वेडोर के विदेश मंत्री ने दिया था, और एस्टेडा का जो सिद्धांत है आपके इसको दिया था मैक्सिको के विदेश मंत्री ने इसका आपका सिद्धांत दिया था। तो आपको क्लियर हुआ, राज्य मान्यता से निम्न सिद्धांतों में कौन संबंधित है? टोबार सिद्धांत और एस्टेडा दोनों सिद्धांत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार को स्पष्ट करने के लिए पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है, पहला कैल्सन, बी ऑप्शन है ओपेनहाइम, सी ऑप्शन है आपका स्टार्क, और डी ऑप्शन है आपका एंजिलाटी। तो इसका सही आंसर है आपके एंजिलाटी। एंजिलाटी इटली के हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की बंधनकारी शक्ति को एक उच्च मौलिक सिद्धांत या नियम पर आधारित माना है। एक बार फिर, एंजिलाटी जो इटली के हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की बंधनकारी जो शक्ति होती है जो एक उच्च मौलिक सिद्धांत या नियम पर आधारित मानते हैं, और यह उच्च मौलिक सिद्धांत ही क्या है? पैक्टा sunt servanda होता है। इस पैक्टा sunt servanda का अर्थ होता है राज्य जो संधि करते हैं उनका आदर करेंगे और उन्हें सद्भाव में पूरा करेंगे। तो आपका सही आंसर हुआ एंजिलाटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए निम्न में से कौन सी बात सही है वो हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन ए में आपके दे रखा है, राज्यों पर विधिक रूप से आबद्धकर नियमों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? राज्यों पर विधिक रूप से आबद्धकर नियमों का एक समूह है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका राज्यों के व्यवहार को विनियमित करने वाली नैसर्गिक विधि है। सी ऑप्शन कह रहा है आपके राज्यों की एक विश्व सरकार के प्रति अधीनस्थ की विधि है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका राज्यों के व्यवहार के निर्देशक सिद्धांतों को उपलब्ध करने वाली नीति संहिता है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, राज्यों पर विधिक रूप से आबद्धकर नियमों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? राज्यों पर विधिक रूप से आबद्धकर नियमों का एक समूह है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है। हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाएं पढ़ी थी। उस अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाओं से जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल के आता है वो क्या आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? निरंतर विकसित होने वाले नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है। जो
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के आपसी संबंध या पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करती है। और राज्य क्या है, ऐसे संबंधों से आबद्ध होते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, राज्यों पर विधिक रूप से आबद्धकर नियमों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 38 के खंड 1 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का अवधारण करने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए साम्य के सिद्धांत, बी विभिन्न राष्ट्रों के प्रति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेताओं की उक्तियाँ, सी नैसर्गिक विधि के सिद्धांत, और डी ऑप्शन है आपका सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत। मैंने आपको सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स कौन कौन से अनुच्छेद 38(1) के अनुसार वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो सोर्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत, इन तीनों सोर्सों को मैंने उस वीडियो में आपको मेन सोर्स या मुख्य सोर्स या प्रमुख सोर्स के रूप में बताया था। जबकि विभिन्न राष्ट्रों के प्रति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेताओं की उक्तियाँ, इसको मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के गौण या सहायक सोर्स के रूप में माने गए। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हुआ, विभिन्न राष्ट्रों के प्रति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेताओं की उक्ति हमारा इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ। जब हमने यूएन चार्टर के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी, इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। और वो सम्मेलन कब हुआ था वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड हैलीफैक्स। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, ये कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अध्यक्षता तो हमने देख ली, लॉर्ड हैलीफैक्स की अध्यक्षता में हुआ था। ये सम्मेलन कब हुआ था जिस पर हमने आपसे पहले डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर हमें बताना है। तो सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारा क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर हुआ को लेकर के जो सम्मेलन हुआ था, इसमें कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारे पास ऑप्शन है ए 41 स्टेट्स ने, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 51 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 52। तो इसका सही आंसर है हमारा 51 राज्यों ने। सी ऑप्शन हमारा सही है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, पहले मैंने बताया था, तो लो मैं आपको फिर बता देता हूँ। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन है ये हुआ था 25 अप्रैल 1945 से 25 जून 1945 तक चला था, जिसमें 51 राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और यह सम्मेलन जो था लॉर्ड हैलीफैक्स की अध्यक्षता में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य, इसके बारे में भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है क्लास में। तो इसके ऑप्शन हमारे पास है
शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास। सी ऑप्शन है सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र के रूप में विकसित करना। और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे ये सभी जो ऑप्शन में दे रखे हैं ए बी सी, ये सभी उसके अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस पैरा में यह प्रावधान है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को भी बताया था। ये बात जो है हमारे अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांत बताए गए हैं। उन 7 सिद्धांतों में से हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है अनुच्छेद 2 पैरा 3। सेकंड ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 2 पैरा 4। थर्ड ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 2 पैरा 5 और हमारा डी ऑप्शन है अनुच्छेद 2 पैरा 6। तो इसका हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 2 पैरा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, ऐसा किसने कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए हॉलैंड ने ऐसा कहा है, सेकंड ऑप्शन है ब्राइली ने कहा है, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टिन ने कहा है और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ओपेनहाइम ने कहा है। इसका हमारा जो सही आंसर है वो है सी, ऑस्टिन ने ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि न मान करके एक सकारात्मक नैतिकता मानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य प्रवेश पाता है। ऑप्शन है हमारे पास महासभा के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा परिषद के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्कृति पर महासभा के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक स्वीकृति पर महासभा के द्वारा। तो हमारा इसका सही आंसर है फोर्थ डी, क्योंकि आर्टिकल 4 जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 4 है, अनुच्छेद 4 है, उसमें ये बात बताई है कि जब भी कोई नया सदस्य प्रवेश पाता है तो सुरक्षा परिषद, तो स्थायी सदस्य जो स्थायी सदस्य कितने बताए थे मैंने? 5 बताए थे आपको, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, साथ ही महासभा के भी सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, तभी कोई राज्य यूएन में नए सदस्य में प्रवेश पाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन के हमने आपको पहले दिए थे उनके जवाब आपको मिल चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।